रोजमर्रा की चीजों को देखिए जरा। फोन पर जो लिखावट है, सड़क के उस पार कोई पोस्टर लगाया, कभी सोचा है कि इन सब के पीछे हजारों साल का इतिहास छुपा हो सकता है? आज हम ग्राफिक डिजाइन की इसी लंबी और काफी दिलचस्प कहानी को समझने निकले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें बिल्कुल शुरुआत से, मतलब प्राचीन नक्काशियों से लेके आज के डिजिटल दौर तक ले जाती है। हमारा मकसद है इस पूरे सफर से कुछ खास बातें निकालना, वो अहम मोड़ जिन्होंने जानकारी देखने और समझने का तरीका ही बदल दिया। ये सिर्फ डिजाइन का इतिहास नहीं, बल्कि विचारों के फैलने का भी इतिहास है। बिल्कुल। और शुरुआत तो देखिए लिखाई के आविष्कार से ही होती है। जी। करीब 3100 ईसा पूर्व सुमेर में। जी। ये सिर्फ लिखना सीखना नहीं था, ये तो मतलब ज्ञान को समय और जगह की सीमाओं से आजाद करना था। सही है। सोचिए, पहले चित्र बनाकर बात समझाई जाती थी, जैसे सूरज मतलब सूरज। फिर उन चित्रों से जुड़े विचार बताए जाने लगे, जैसे सूरज का मतलब दिन या रोशनी। और फिर आवाजों को दर्शाने के लिए भी चित्रों का इस्तेमाल हुआ। यहीं से एक तरह से जटिल समाज और रिकॉर्ड रखने की नींव पड़ी। हाँ, मतलब रिकॉर्ड रखने की जरूरत बढ़ गई होगी। और मिस्र में तो हीरोग्लिफिक्स कमाली थे। करीब 3500 साल तक उन्होंने अपनी वो खास चित्रात्मक शैली बनाए रखी, खासकर मंदिरों और स्मारकों पर। बिल्कुल। लेकिन रोजमर्रा के काम के लिए उन्होंने तेजी से लिखी जाने वाली लिपियां भी बनाई, हायराटिक और डेमोटिक, है ना? जी हाँ। और उनकी बुक ऑफ द डेड जैसी जो रचनाएं हैं पेपायरस स्क्रोल पर, वो तो विजुअल कहानी कहने का बेहतरीन नमूना है। सही कहा। पर असली क्रांति तो शायद वर्णमाला से आई। बिल्कुल। हजारों चिन्हों की जुड़ाव, बस कुछ गिने चुने अक्षर। सोचिए कितना बड़ा बदलाव था ये। फोनीशियन वर्णमाला लगभग 1500 ईस्वी पूर्व, उसमें सिर्फ 22 अक्षर थे। इसने लिखना पढ़ना ज्यादा लोगों के लिए मुमकिन बना दिया। हाँ, मतलब ज्ञान ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया। सही। ये ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की तरफ एक तरह से बड़ा कदम था। फिर रोमनों ने इसे कैपिटल लेटर्स और वो सेरिफ्स। हाँ, सेरिफ्स, अक्षरों के एंड में वो छोटी सजावटी लाइनें। हाँ, वो सेरिफ्स जोड़कर और सुंदर और स्पष्ट बना दिया। और लिखने के साथ साथ पढ़ने का तरीका भी बदला। पहले वो लंबे स्क्रोल होते थे ना, रोटलस। जी, जिन्हें खोलना लपेटना पड़ता था। फिर आया कोडेक्स, यानी आज की जो किताब का फॉर्मेट है वैसा। अच्छा। पन्ने पलटना आसान हो गया, किसी खास हिस्से को ढूंढना, और हाँ, पार्चमेंट के दोनों तरफ लिखना भी मुमकिन हुआ। इससे जगह और लागत दोनों बची। तो जानकारी तक पहुंचना ज्यादा सुविधाजनक हो गया। फिर मध्य युग में यूरोप में मठों ने इस कला को जिंदा रखा। खासकर सेल्टिक भिक्षुओं ने बुक ऑफ केल्स जैसी पांडुलिपियों में तो गजब की सजावट की है। इसी दौर में दो और जरूरी चीजें हुई। एक तो छोटे अक्षर, मतलब लोअर केस का विकास हुआ। अच्छा, जिससे अक्षर पहचानने में आसानी हुई होगी। हाँ, और दूसरी बहुत जरूरी चीज, शब्दों के बीच खाली जगह छोड़ने की शुरुआत। जरा सोचिए, बिना स्पेस के पढ़ना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। और फिर आया वो आविष्कार जिसने शायद सब कुछ बदल दिया, गुटेनबर्ग की मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, लगभग 1450 के आसपास। जी, ये लिखाई के आविष्कार जितनी ही बड़ी क्रांति थी। लकड़ी पर नक्काशी करके छापने, यानी ज़ाइलोग्राफी से हटकर, ये धातु के अलग अलग अक्षर थे जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। बिल्कुल। ये सिर्फ तेज छपाई नहीं थी, ये मानकीकरण की, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन की क्रांति थी। ज्ञान अचानक सस्ता हो गया, ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध हो गया। इसने यूरोप में धर्म सुधार, पुनर्जागरण जैसे बड़े बदलावों को हवा दी और भाषाओं को स्थिर करने में भी मदद की। और शुरू में तो हाथ से बनी तस्वीरें और छपाई साथ साथ चलते थे। हाँ, जैसे नूरेनबर्ग क्रॉनिकल में, जिसमें 1800 से ज्यादा वुडकट चित्र थे। फिर पुनर्जागरण में टाइपफेस और सुंदर हुए, खासकर इटली और फ्रांस में एल्डस मिनोटियस, क्लॉड गैरामॉन्ड। हाँ, उनके काम ने रोमन टाइपफेस को बहुत साफ और एलिगेंट बनाया। फिर आई औद्योगिक क्रांति। इसने डिजाइन और प्रोडक्शन को मतलब अलग कर दिया। हाँ, और फिर तो नई नई टाइप स्टाइल आने लगी विज्ञापनों और पोस्टरों के लिए। मोटी, भारी, बिना सजावटी रेखाओं वाली सैंस सेरिफ। और फिर वो लाइनोटाइप मशीन 1886 में, उसने तो टाइप सेटिंग को ऑटोमेटिक ही कर दिया। जी, जिससे अखबार और किताबें और तेजी से छपने लगीं, और साथ ही फोटोग्राफी आ गई। हाँ, तस्वीरों को कैद करने का नया तरीका। और धीरे धीरे वो प्रिंटिंग से जुड़ गई, फोटो एंग्रेविंग के जरिए। और क्रोमोलिथोग्राफी ने रंगीन प्रिंटिंग को आम बना दिया। लेकिन इस मशीनी दौर का विरोध भी हुआ था शायद, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट। हाँ, विलियम मॉरिस जैसे लोगों ने हाथ की कारीगरी और एक इंटीग्रेटेड डिजाइन पर जोर दिया। फिर आर्ट नूवो आया, प्रकृति से प्रेरित वो लहरदार रेखाएं
और जर्मनी का बोहा स्कूल 1919 में, वो तो बहुत प्रभावशाली रहा। उन्होंने कला, शिल्प और तकनीक को जोड़ने की कोशिश की। अच्छा, उनका वो फॉर्म फॉलोज फंक्शन वाला आइडिया। बिल्कुल, साफ और कार्यात्मक डिजाइन पर बल दिया। और उन्होंने टाइप और फोटो को मिलाने का विचार भी दिया, टाइपो फोटो, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। और अंत में डिजिटल क्रांति 1984 में एप्पल मैकिन्टोश का आना। हाँ, और फिर पेज मेकर और फोटोशॉप जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर ने तो डिजाइन का पूरा खेल ही बदल दिया। सही कहा। डिजाइनर के हाथ में अभूतपूर्व नियंत्रण आ गया, टाइप डिजाइन भी आम हो गया। और इंटरनेट ने तो खैर जानकारी और विजुअल कम्युनिकेशन को पूरी तरह विकेंद्रीकृत कर दिया है। नई चुनौतियां, नई संभावना। तो हाँ, ये सफर देखिए, पत्थर पर उकेरे पहले निशान से शुरू होकर आज के इंटरैक्टिव स्क्रीन तक पहुंचता है। हर दौर ने संवाद करने के हमारे तरीकों पर अपनी छाप छोड़ी है। ये दिखाता है कि हम इंसान जानकारी को देखने और साझा करने के लिए हमेशा कितने रचनात्मक रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ सुंदर चित्र बनाने की कहानी नहीं है, ये संवाद की शक्ति की कहानी है और उसके बदलते माध्यमों की कहानी है। अगली बार जब कोई लोगो, ऐप या वेबसाइट देखें तो शायद उसके पीछे छिपी इस हजारों साल की विजुअल यात्रा की एक झलक महसूस हो। और यहीं एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना? जैसे जैसे एआई और नई तकनीकें डिजाइन को और आसान और सुलभ बना रही हैं, ग्राफिक डिजाइन का मतलब क्या रह जाएगा? क्या भविष्य में विजुअल कम्युनिकेशन के ऐसे रूप उभरेंगे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो हमारी दुनिया को कैसे बदलेंगे? सोचने वाली बात है। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।